हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पहला चैप्टर चल रहा था जिसके न्यूमेरिकल, उसका पार्ट 2 है ही। और पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे 14 न्यूमेरिकल। पार्ट 1 में हमने 15 न्यूमेरिकल लिए थे, इसमें 14 लिए, मिस 29 हो जाएंगे। और 10-15 न्यूमेरिकल थोड़े और जो टफ है उनको अलग से करा देंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 3 भी इसका आएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर हो गया ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां हैं ए और बी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलते हैं। तो धातु की एक जैसी दो गोलियां हैं, एक ए और दूसरी बी। क्लियर हो गया ना। धातु की एक जैसी दो गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक, ये पहला लाइन हो गया। अब कह रहा है एक तीसरी अनावेशित, वो उस पे चार्ज 0 है, एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को गोली बी से टच करा के ए व बी दोनों के बीच में रख दिया जाता है। गोली सी पर नेट बल, है ना। तो एक गोली है सी, है ना, जिस पर चार्ज 0 है, जिसका जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। अरे वो अनावेशित गोली है। और कह रहा है ये दोनों समान रूप से आवेशित हैं। तो क्या करिए आप, पहले इनके चार्ज मान लो। इसके समान चार्ज है तो जाहिर सी बात है क्यों मान लिया हमने, क्या मान लिया, क्यों। अब सी एक अनावेशित गोली और इस गोली को मुझे बी से टच करा के इसके पॉइंट पे रखना है, बीच में वो भी। क्लियर हो गया ना। ठीक, अब ध्यान से सुनना। तो हम सी को जब बी से टच कराएंगे तो आपको याद होगा, कल की क्लास अगर याद हो तो उसमें हमने एक फार्मूला कराया था, जब एवरेज चार्ज निकालते थे तो Q1 + Q2/2 लगाते थे, है ना। तो ये चार्ज प्लस ये चार्ज बटे में 2। तो बोलो फिर इन दोनों पे जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा। तो आप कहेंगे Q बराबर QB + QC बटे में 2, है ना। और QB की वैल्यू कितनी है, Q है, और QC की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 0 है। बटे में 2 लिख करके आप जो सॉल्व करेंगे तो जो Q का आंसर आएगा वो आ जाएगा Q/2, है ना। यानी कि यही चार्ज QB पर भी है और QC पर भी है, और टच करा के दोनों के बीच में रख दिया जाता है। तो एक नया डायग्राम बना देते हैं, ये A, ये C, ये B, है ना। तो इस पर चार्ज तो कोई टचिंग वचिंग हुई नहीं है, तो इस पर चार्ज कितना है, Q। इस पर चार्ज कितना आ चुका है, Q/2 आफ्टर टचिंग, है ना। इस पर चार्ज कितना आ गया, Q/2। तो ये वाला डायग्राम इस वाले डायग्राम से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है ना। अब ज्ञात क्या करना है वो चीज ध्यान से सुनो। कह रहा है गोली सी को बी से टच करा के ए व बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। जब मध्य बिंदु पे रखेंगे तो दूरियां भी सवाल में नहीं दे रखी, इसका मतलब दूरियां भी माननी पड़ेंगी। तो क्यों ना हम ऊपर वाली दूरी को कुछ माने। तो ऊपर वाली दूरी को अगर हम r मान लेंगे तो ये डिस्टेंस r/2 आ जाएगा, ये डिस्टेंस r/2 आ जाएगा। इससे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए क्या करें, इसके डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ क्या मान लो, 2r मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कितना मान लिया हमने, 2r मान लिया। तो सोचो फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे r हो जाएगी यार। उम्मीद करते हैं यहां तक कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो जब C को B से टच करा के A और B के बीच रखा गया तो डिस्टेंस हमने r मान ली, ठीक। अब कह रहा है गोली C पर नेट बल कितना है। नेट बल का मतलब है A कितना फोर्स डालेगा और B कितना फोर्स डालेगा, है ना। चूंकि सभी चार्जों के मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, साथ में समान है, या तो सभी प्लस है या तो सभी माइनस है। क्लियर हो गया ना। तो भयंकर प्रतिकर्षण लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, किधर लगेगा, यही चीज पूछी गई है, ठीक। तो सबसे पहला काम सी पर हम डायरेक्शन लिखना सीखते हैं। तो ध्यान से देखो, ए जब इस पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, तो जाहिर सी बात है बाहर की ओर लगेगा, अरे ऐसे लगेगा, है ना। जब ये फोर्स ऐसे लगेगा तो बोलो इसका नाम क्या रखें यार। तो आप कहोगे FC नाम रखो इसका। किसकी वजह से लग रहा है, ए की वजह से।
तो हम पढ़ेंगे, बोलो क्या इसे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी फोर्स सी पर किसकी वजह से, ए की वजह से। अब बी की वजह से भी तो इस पर फोर्स लगेगा, बट बहुत कम लगेगा, क्योंकि इसका चार्ज इसका आधा, मतलब बराबर बराबर है, जबकि ये वाला चार्ज ज्यादा है। तो 100% समझ में आ रहा होगा, FCA की वैल्यू ज्यादा होगी। जबकि अगर हम बात करें FCB की वैल्यू, वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना FCA है। समझ में आया ना लॉजिक क्या है? अरे ये वाला चार्ज छोटा सा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का दोगुना लिखा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स कौन ज्यादा डालेगा, ए वाला। तो ए वाला अगर ज्यादा फोर्स डालेगा, तो अगर हम यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा पूछें FB नेट बोलो क्या लिखोगे, है ना? तो पहले सूत्र बनाना सीखो। FB नेट बोलो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे FCA माइनस FCB, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर अपोजिट है और अपोजिट वेक्टर में बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर लिखा जाता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। और हमेशा दिशा वो लिखी जाती है जिस वेक्टर से घटाया जाता है। तो किस वेक्टर से घटा रहे हैं, CA वेक्टर से, और FCA वाले से घटा रहे हैं, तो दिशा बोलो किधर होगी, किधर लिखे, B की तरफ, है ना? दिशा किधर लिख ले, जो C पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, B की ओर। उम्मीद करते हैं यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो FB नेट पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, सॉरी FC नेट, FC नेट पर जो फोर्स आएगा वो आएगा B की ओर, यानी पॉइंट B की तरफ। क्लियर हो गया नहीं? अब शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो इसमें ना तो मुझे क्यों पता है और ना ही R पता है, तो इस वाले समीकरण से क्या निकाल सकते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर देते हैं। तो कितने लोगों को समझ आ रहा कि हम ये लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁵ इक्वलेंट 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R²। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो क्यों ना फिर Q² लिख दिया जाए, बटे में R²। R की वैल्यू हमने यहाँ पर 2R मान लिया है, तो क्या समझ में आ गया, तो 4R² आ जाएगा, है ना? ध्यान से देखो, तो इस वाले समीकरण में ना तो Q² पता और ना ही R² पता है, तो क्यों ना हम यहाँ से Q² और R² ही सीधा सीधा निकाल लें। तो ये 4 इधर आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ बटे 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू आ गई भाई साहब Q² बटे R², है ना? और इत्तेफाक से देखना भी इसमें तुम्हें इसकी ही जरूरत पड़ेगी, है ना? क्यों? ध्यान से देखो इधर, अब इधर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं FC नेट को, ठीक? ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, 9 × 10⁻⁹। अंदर बोलो इधर क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R²। FCA का मतलब है इन दोनों के चार्ज, A और C के चार्ज। तो A का चार्ज बोलो कितना है, तो आप कहेंगे Q है, और C का चार्ज बोलो कितना है, Q/2 है, ठीक? बटे में R²। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो R² है, ये माइनस लगा है, लगा दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो FCB में C का चार्ज और B के चार्ज, C का भी चार्ज इतना उतना ही B का चार्ज है, इसका मतलब आएगा Q/2 × Q/2 बटे में बोलो कितना, R²। उम्मीद करते हैं यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप ध्यान से देखेंगे, 9 × 10⁻⁹, इसे बोलो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे Q²/2 R² लिख सकते हैं, माइनस Q²/4 R² लिख सकते हैं। यहां तक की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने गलती कर दी थोड़ी, क्या गलती करी, ध्यान से देखो, हम चाहते थे यहाँ से Q²/4² ही रख सकते थे सीधा सीधा, है ना? झंझट ही खत्म हो जाता है। चाहो तो अभी भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इधर 2 लिख दो इधर 4 लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। चलो छोड़, वो तुम अपने पास से कर सकते हो। अब बोलो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹, या एलसीएम मिल जाएगा 4R², तो ये हो जाएगा 2Q² - Q²। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत, बहुत अच्छे, यहां तक समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो, तो 2Q² से Q² घट जाएगा तो Q² ही बच जाएगा, तो इसका मतलब अंदर बचेगा Q²/4 R²। आप अगर चाहो तो यहाँ से Q²/4 R² की ही वैल्यू रख सकते हो, उधर लिख दो 2 × 10⁻⁵ और बटे में 9 × 10⁹, है ना? यानी कि आप इसे ये लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से 4R² लिखना चाहें
तो क्यू स्क्वायर बटे 4r² इक्वलेंट बोलो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ बटे में 9 × 10⁹। ये सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पे आकर के पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला तो भाई सब मर जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। सेम टू सेम आ गया, रख के देखा जाए। ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रख लोगे। अब तो कुछ करना ही नहीं, इस पूरे फंक्शन की जगह पर ये वाला फंक्शन रख दो, जा करके सॉल्व कर दो, आंसर यही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन में आएगा, सॉल्व कर लेना। आगे बढ़े, अगला न्यूमेरिकल। अच्छे न्यूमेरिकल है ये सब, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, समझदारी भी दिखानी है। अगला ध्यान से देखें, दो बिंदु आवेश है +9e एवं +e, है ना, दो चार्ज हैं +9e और अगला है +e, ठीक। अब कह रहा है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनके बीच एक आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन में स्थित का मतलब यह है कि वो उस चार्ज पर जो इसकी वजह से फोर्स लगे वो इसकी वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम एक चार्ज को यहाँ पे रखें तो जितना फोर्स ये डाले उतना ही फोर्स ये डाले, समझ में आ गया ना। इसका मतलब हम डिस्टेंस कुछ मान लें, हम सपोज करें कि x दूरी पर एक हमने चार्ज रखा जिसका मैग्नीट्यूड क्यों है, इस पर जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा, देन वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो फिर बोलो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, आप कहेंगे 16 - x बचेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अब F1 और F2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। F1 में ये Q1 ये Q2 बन जाएगा, F2 की कंडीशन में ये Q1 ये Q2 बन जाएगा। तो ध्यान से रख के उड़ा देते हैं हम। तो बोलो क्या लिखेंगे, क्या 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। Q1 की वैल्यू बोलो कितनी, तो आप कहेंगे 9e है, इनटू में क्यों है बटे में r², r की वैल्यू x है, x का स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। Q1 की वैल्यू कितनी इस बार e है, इंटू Q2 की वैल्यू क्यों है बटे में 16 - x का स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर। यहां तक कोई बुराई नहीं है, ठीक। जो कट रहा है वो काट दीजिए, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, ठीक। जो बचा है वो लिख दीजिए, 9/x² इक्वलेंट 1/16 - x का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या कर लीजिए, इसका वर्गमूल ले लीजिए, बस सॉल्व करना है तो मैथ है प्योर। वर्गमूल लेने पर 9 का कितना हो जाएगा 3, x² का कितना हो जाएगा x, वर्गमूल लेंगे तो जो स्क्वायर टर्म होगी वो कट जाएगी, बटे में 1 16 - x, है ना, ये स्क्वायर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए यार, तो बोलो कितना हो जाएगा ये 48 - 3x बराबर x। ये माइनस का उधर भेज दीजिए, मीन्स ये हो जाएगा 4x बराबर कितना 48। आप x निकालेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 12, है ना। यानी अगर हम इस वाले चार्ज से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक चार्ज क्यों रख दें तो 9e की वजह से जितना फोर्स लगेगा सेम उतना ही फोर्स किसकी वजह से लगेगा, e की वजह से। क्लियर हो गया नहीं। तो x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी सेंटीमीटर में ही था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये संतुलन वाले भी सवाल आते हैं आजकल बोर्ड में और ये सब एनसीईआरटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो बिंदु आवेश हैं क्रमशः +5 × 10⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻19 कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, दो बिंदु आवेश हैं क्रमशः, तो हम चार्जों को लिख देते हैं एक बार, ठीक। एक की वैल्यू है +5 × 10⁻19 कूलाम और दूसरे वाली की वैल्यू है +10 × 10⁻19 कूलाम, ठीक। ये सवाल है, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आप खुद बोलो, अगर हम पॉइंट बाहर ले लें, चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें,
तो दोनों की वजह से आंसर उधर भी बाहर चला जाएगा, इधर भी बाहर चला जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, आंसर जुड़ जाएगा, तो जीरो तो नहीं आएगा। इसका मतलब है पॉइंट कहाँ होगा, बीच में। क्यों बीच में होगा, क्योंकि इसकी वजह से बाहर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी बाहर लगेगा, दोनों की वजह से बाहर लगेगा, तो मिडिल वाला पॉइंट जीरो आ जाएगा। ये बात आपको बताई थी हमने। अरे आपको अच्छे से याद हो, हमने कहा था अगर दोनों चार्ज समान हैं तो इनके मध्य बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। बट अगर एक की वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट उसी दूरी की तरफ खिसक जाएगा, है ना। तो याद करो अब क्या करें, तो क्या करें भैया, एक चार्ज से x दूरी पे जाकर के हम एक पॉइंट मान लेते हैं, है ना। तो हम क्या करें, यहां से जाकर के सपोज करते हैं कि x दूरी पर, x सेंटीमीटर पर, अच्छा इस 1 मीटर को हम थोड़ी देर के लिए बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, बड़ी वैल्यू में, तो इसे हम 100 लिख देते हैं। ठीक, अब आराम से हम कह सकते हैं x सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है। तो बोलो फिर ये वाला जो दूरी बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 100 माइनस x बचेगा। ये सेंटीमीटर में है, 100 माइनस x बचेगा, है ना। तो बोलो फिर फार्मूला क्या लगाएंगे यार, फार्मूला लगेगा यहाँ पर, क्या हम E1 बराबर E2 ही लगा दो, है ना, मुझे तो संतुलन में ही दिखाना है, समझो। तो E1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, E1 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q/r², जो कि यहाँ लिखा भी होगा शायद, ये लिखा है, ये बिंदु आवेश होगा ना यार, ये Q/r²। तो Q की वैल्यू बोलो कितनी है, 5 × 10⁻⁻19 बटे में x² बराबर 9 × 10⁹ 10 × 10⁻⁻19 बटे में आ जाएगा 100 माइनस x²। यहाँ तक ठीक है, जो कट रहा है काट दीजिए जैसे पीछे कट रहा था। इसमें जैसे भी सवाल आते हैं पूरे पूरे लगभग कट जाते हैं। ये वैल्यू 2 आ जाएगी, -19 और ये -19 गया, है ना। तो यहाँ बचेगा 1 मीन्स 1/x² बराबर यहाँ बचेगा 2 100 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे वर्गमूल ले लीजिए जैसे कि पीछे भी किया था। वर्गमूल लेंगे तो बोले ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/x बराबर ये आ जाएगी √2 और ये आ जाएगी 100 माइनस x, है ना। कुछ करना नहीं, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा। हालांकि √2 की वैल्यू आपको लिख देना है 1.414, जिनको नहीं याद है वो, हालांकि ये सभी को याद ही होगी। अब कुछ करना है नहीं, बस x की तुम्हें वैल्यू ही तो निकालनी है, आराम से सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला कह रहा है 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। एक चार्ज है Q बराबर 5 × 10⁻⁻4 कूलम, इस आवेश पर बल कितना काम करता है, 2.25 न्यूटन। और बेसिक सवाल है ये। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब फोर्स और क्यू के रिस्पेक्ट में होती है तो फार्मूला क्या लिखते हैं, E बराबर F/Q लिखते हैं। तो ये तो सीधा सीधा लग जाएगा यार, है ना, लगा लेना। ठीक है, E बराबर F/Q, F की वैल्यू दे रखी, Q की वैल्यू दे रखी, काट दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। आप सभी जानते हैं किसी भी पिंड का जो भार होता है वो उसके मास और g के गुणन के बराबर होता है, मीन्स mg के बराबर होता है ना। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो भार है उस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र के बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान बता दीजिए, है ना। तो फिर बोलो क्या लिखें यार, सॉरी लगने वाले बल के बराबर है, तो फिर बोलो क्या लिखें, क्या F बराबर mg लिख दें, तो कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए। F की वैल्यू बोलो क्या लिखें, F की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या लिख दें, तो क्या QE लिख देना चाहिए बराबर mg, है ना। चूंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो फिर जो Q होगा वो एक्चुअल में किसकी बात हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। जितने इलेक्ट्रॉन बोलेगा उतने इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। इसका मतलब ये एक्चुअल में जो फार्मूला बन जाएगा वो E बराबर mg बन जाएगा। तुम ध्यान से देखो तो इसमें मुझे E ज्ञात करना है ना, क्योंकि यही तो कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल उसके भार के बराबर होगा। तो लगने वाला बल भार के बराबर है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्ञात करनी है, तो mg/e आ जाएगा। mg/e में सब कुछ कांस्टेंट है, ध्यान से देखो कैसे, अरे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और आप वो सभी जानते होंगे 9 × 10⁻31 kg। g की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए 9.8 होती है, आप चाहो तो 10 भी रख सकते हैं।
बटे में ई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आएगा आपका, ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इस बार नाभिक कौन सा है? हीलियम। तो इसे देखते हैं। हीलियम मतलब 2He4। आप इसे अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, कई बार बताया इसको, है ना। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका चार्ज लिख दो यार। चार्ज की वैल्यू बोलो कितनी होगी इसकी? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन का डबल हो जाएगा, मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कितनी दूरी पर कह रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। हीलियम नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। अरे दूरी को हम आर से लिखते हैं, आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इसे सॉल्व कर लीजिए यार। क्या एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करते 10⁻10 की रेंज में आ जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। कितने लोगों को समझ आए? तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कैसे भी सरल हो सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते, चूंकि ये निर्वात है तो जाहिर सी बात हमने ये लिख दिया। अगर माध्यम की बात करता तो हम बटे में के की भी चर्चा करते, बटे में इंटू में क्यू पान आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू बोलो कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻19 है, और बटे में आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, मीन 10 की घात -10 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 20 आ जाएगा, 20 से 19 काट दीजिए, नीचे माइनस का 1 बच जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 32 गुणे 9 कर दीजिए और 10 की पावर 10 कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर, है ना। अरे 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27, 1 28 और 28.8 गुणे 10 की पावर 10, ये आपका आंसर है, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। ये मिटाने का काम थोड़ा स्पीड से आप स्क्रीन को रोक करके आराम से न्यूमेरिकल उतारिए, ताकि वीडियो आपको ज्यादा लंबा भी ना हो और आपको कंटेंट भी ज्यादा मिल जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा जल्दी से मिटाते हैं। नेक्स्ट है 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम एक चार्ज, 2 चार्ज है तो एक एक करके लिखते हैं। यहां पर एक चार्ज रखा है 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, और जो अगला चार्ज है वो -10 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। यहां तक लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक। कह रहा है ये आवेश परस्पर 0.04 मीटर दूरी पर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.04 मीटर दूरी पर है। बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है? इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इस रेखा के कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो तो ये प्लस है और ये माइनस है। इसका मतलब है कि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जुड़ेगा। अगर मिडिल पॉइंट पे पॉइंट लेते हैं तो कैसे? ध्यान से देखो, अगर हम पॉइंट यहां पे ले लेंगे तो प्लस की वजह से बाहर और माइनस वाले की वजह से अंदर, तो दोनों की वजह से आंसर तो जुड़ जाएगा, आंसर तो जुड़ जाएगा। तो फिर क्या करें? तो या तो पॉइंट यहां लेना होगा या तो पॉइंट यहां लेना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस की वजह से हम पॉइंट यहां लेंगे तो आंसर अंदर आ जाएगा, इसकी वजह से बाहर चला जाएगा, तो दो वेक्टर अपोजिट हो जाएंगे। संतुलन की स्थिति का एक्चुअल मतलब है दोनों वेक्टर अपोजिट रखने हैं। तो मिडिल में तुम पॉइंट ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? समझ में आ चुका होगा। अब दूसरी चीज, अब चूंकि हमें बैलेंस भी करना है चार्ज को, तो क्या करें? पॉइंट इधर लेना ठीक है कि इधर? तो उधर ले भी नहीं सकते। सोचने में तो लग रहा है कि ले भी सकते हैं, बट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ध्यान से देखो, अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को तुम ध्यान से देखो तो 6 करके है। अरे 6 दशमलव कितना आ जाएगा? 6.6 आ जाएगा। अरे 6.7 मान लो, 20/3 को सॉल्व करेंगे 6.7 आएगा, जबकि इसका परिमाण कितना है? 10। अगर तुम पॉइंट इसकी तरफ ले लोगे तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, और हमें तो ताकतें ही तो बराबर करनी है। अरे संतुलन की स्थिति का मतलब है कि E1 E2 के बराबर होना चाहिए, और E1 E2 के बराबर कब हो? जब उनके मैग्नीट्यूड लगभग बराबर हो। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होते तो हम इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, बट इनके चार्जों में अंतर है, इसलिए हम पॉइंट किधर लेंगे? इधर। समझदारी के साथ हमेशा छोटे की तरफ ही बढ़ाना पड़ता है। ऐसे समझ लो, एक तराजू पर 2 लोग बैठे हैं, तो एक कम है दूसरा ज्यादा है, तो बताओ कैसे बराबर करोगे? या तो ज्यादा को कम करना सीखो या कम कर पाओ, या तो फिर जो कम है उसको बढ़ाना सीखो। तो हम क्या करेंगे? हम पॉइंट इधर मान लेंगे, तो इसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इसका तो पहले से जितना है उतना ही रहेगा, तो इसका बढ़ेगा तो हम बढ़ा करके बराबर कर देंगे। इसका मतलब अपने को समझ आ गया कि पॉइंट इधर लेना है ना। तो हमने पहले ये जो छोटा वाला चार्ज था, जो मान लीजिए पॉइंट ए पर चार्ज था, उससे x दूरी पर जाकर के एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है।
और उस पॉइंट का नाम रखा है P। क्या रखा है? P। और इस P पर हमने कहा है कि ये संतुलन की स्थिति में होगा, मींस E1 इक्विवेलेंट होगा E2 के। अब E1 E2 को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा उत्तर आ जाएगा। E1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं निर्वात के लिए कितनी होती है, तो 9 × 10⁹ क्यों बटे r स्क्वायर। क्यों की वैल्यू साफ साफ बोलो कितनी है, 20/3, तो 3 तो इधर आ जाएगा ना, गुणे 10⁻−19 है ना, और इनटू में x स्क्वायर, कितना आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ क्यों बटे r स्क्वायर। क्यों की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 10 × 10⁻19 है, बटे में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 0.04 है, तो क्या ये x इसी में जुड़ जाएगा प्लस x, इसका क्या स्क्वायर। अब जो कट रहा है काट दीजिए, -19 10 से ये वाला 20 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो इधर बोलो वैल्यू कितनी बच गई, 2/3 x स्क्वायर बराबर 1/0.04 प्लस x, और इसका क्या होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लीजिए। जैसे कि अभी पीछे सब करके आए, 2 जगह वर्गमूल लेंगे तो ऊपर बोलो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3x आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो x आ जाएगा, बराबर 1/0.04 प्लस x आ जाएगा। आप इसी को क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, √2 का आपको मान याद ही होगा, √3 का हम बता दे रहे हैं 1.732। ठीक है, रख करके सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो उत्तर। ठीक है, बाकी की सारी वैल्यू पता है, x ही तुम्हें फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी, आराम से उड़ा दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल को बस समझना है, ठीक है, अगर बिना समझे आप लगाते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे सवालों को। और कैलकुलेशन तो सभी को बेसिक आनी ही चाहिए, ठीक, इसीलिए कैलकुलेशन पे आके हम छोड़ भी देते हैं सवाल को। नेक्स्ट कह रहा है 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। तो 2 चार्ज हैं, सपोज करते हैं एक A और दूसरा B है, सभी के मैग्नीट्यूड 1000 माइक्रोकूलम है और साथ में ये विपरीत प्रकृति के हैं। तो अगला मान लीजिए ये है, एक पॉजिटिव 1000 है, दूसरा निगेटिव 1000 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ठीक, बहुत अच्छे। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु सपोज करते हैं ये, इसका नाम P है ना, और ये वाली डिस्टेंस बोलो कितनी बचेगी, 1 मीटर, तो ये वाली भी कितनी बचेगी, 1 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी थी, 2 मीटर। क्लियर हो गया ना। ठीक, अब कह रहा है P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो, तो तुम्हें एक्चुअल में EP ज्ञात करना है। EP ज्ञात करने के लिए क्या करें, तो पहले वेक्टर लिखना सीखते हैं। माइनस वाले की वजह से इसी की तरफ आंसर आएगा, है ना, ऐसे। तो इसका हम नाम क्या रखें, EB। क्या नाम रखेंगे, EB। क्लियर हो गया नहीं। ठीक, A वाला चूंकि प्लस का है तो प्लस की वजह से बाहर आएगा, तो इसका नाम बोलो क्या लिखें, EA। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है। जब 2 वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो आंसर हमेशा उनको जोड़ करके आता है। इसका मतलब जो EP आएगा वो EB या EA करके लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, EA प्लस EB के योग के बराबर आएगा। दिशा क्या होगी, दोनों वेक्टरों की दिशा में होगी। इसका मतलब है कि P से B की ओर, PB की ओर, ये ठीक रहेगा। दिशा क्या आएगी, PB की ओर, P से B की ओर, है ना, बस रख के सॉल्व कर दीजिए। EA और EB में सब कुछ तो कॉमन ही है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, तो 2 बार जोड़ने से बेटर है कि 2 लिख करके गुणा कर दीजिए यार, 2EA लिख दो ना, सब कुछ बराबर है, चार्ज भी बराबर है, दूरियां भी बराबर है, तो 2 × 9 × 10⁹ क्यों अपान r स्क्वायर। क्यों की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 1000 × 10⁻6 बटे में r स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, सॉल्व कर दो, जो भी आएगा उत्तर 18 आ जाएगा। कितना आ गया, 18। ठीक है ना, इधर बोलो कितना है, तो ये 10⁻3 लिखा है, 10⁻3 10⁻9 10⁻12 हो जाएगा। 12 से 6 घटा दीजिए तो बोलो कितना आ जाएगा, 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से आया होगा। इसका कैलकुलेशन बहुत इजी था, इसलिए हमने रख दिया है। उन वाले कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 मिनट का, तो वो 1-2 मिनट आप आराम से अपने घर पर वेस्ट कीजिए। जो भी उसको सॉल्व करना सही से, जो आएगा वो टच आंसर आएगा, ठीक है ना, डिक्टो सेम किताबी आंसर।
अगला कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, और याद रखना कि ये दूरी जो बोली गई है एक्चुअल में सही भी है ना। जब मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ये दूरी प्रूफ होकर के आती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम सभी जानते हैं, P निकालना है। दिशा आपको याद होगी -2+ होती है। दिशा किधर होती है? -2+। P निकालना है। P की वैल्यू मुझे अच्छे से याद है यार, Q × 2L। एक्चुअल में जो दूरी दे रखी ये 2L के बराबर है। किसके बराबर है? 2L के। गलती मत करना, L के बराबर नहीं है। ये किसके बराबर है? 2L के बराबर है। क्यों का मतलब है दोनों में से कोई एक चार्ज, आपको परिभाषा याद होगी, ऐसे चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और नेचर अलग अलग होने चाहिए, देन वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप याद करो इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻90 इंटू 2L की वैल्यू बोलो कितनी है? तो आप कहेंगे 0.53 इंटू 10⁻−10 है ये। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा उत्तर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसकी गुणा करने में थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा नहीं लगेगा। 16 × 48 के 8, 16 × 25 80 4 84, 2 अंक ये 1 अंक ये, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगा दे? 3 अंक के बाद। तो 0.848 गुणे 10⁻−29 खत्म। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। H+ होता है, Cl- होता है, और ये द्विध्रुव का एग्जांपल है, ठीक। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, और P की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3.4 गुणे 10⁻−30 कूलाम × मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर, ठीक। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन का मतलब है इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी को कहां से लिखते हैं? 2L से। 2L ही फाइंड करना, L फाइंड नहीं करना, ये याद रखना। फार्मूला याद करो क्या होता था, तो आप कहेंगे Q × 2L होता है। 2L निकालेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? P/Q आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P की वैल्यू सभी को सामने दिख रही होगी, 3.4 × 10⁻−30 है ना। चूंकि ये प्रोटॉन लिखा है, ये समझो इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो फिर बोलो कितना लिखते हैं? 1.6 × 10⁻−19। इससे आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा उत्तर वो भी कौन सी यूनिट में आएगा? मीटर में आएगा, ठीक। डिक्टो सेम, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, आराम से लगा दीजिए। आगे 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 2 न्यूटन प्रति कूलाम, अरे E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम × मीटर आघूर्ण। कूलाम × मीटर किसका वैल्यू होता है? तो आप कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। टाउ का बहुत एक बेसिक सा फार्मूला ये लिखा देख पा रहे होंगे, टाउ बराबर P sin थीटा। रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो टचिंग आंसर आएगा यार आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या किसी को? बहुत अच्छे। बस sin 30 का मान प्रॉब्लम कर रहा हो तो हम इधर लिखे दे रहे हैं यार। sin 30 का मान 1/2 होता है यार, ठीक है ना। उठा करके यहाँ रख दीजिए। P की वैल्यू सवाल में दे रखी, E की वैल्यू सवाल में दे रखी, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा यार। कितना आ जाएगा? 1। इसका मात्रक आप सभी को याद होगा, न्यूटन × मीटर होता है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक वैद्युत द्विध्रुव पर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम एक्चुअल में E की वैल्यू होती है। तो 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, तो थीटा बोलो कितना है? 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन × मीटर। न्यूटन × मीटर टाउ का मात्रक होता है। देखिए आप सभी को मात्रक याद होने चाहिए, क्योंकि बिना मात्रक के आप वैल्यू नहीं रख पाएंगे जल्दी, है ना। तो इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। इस बार आपको P निकालना है, तो फिर बोलो यहाँ से P कैसे लिखेंगे? P कैसे लिखेंगे? क्या P बराबर लिखा जाएगा टाउ/E sin थीटा। P बराबर टाउ/E sin थीटा। E की वैल्यू सवाल में गिवन है, sin थीटा भी 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री की वैल्यू अभी अभी बोली थी 1/2 होती है। टाउ की वैल्यू ऊपर ये दे रखी, उड़ा दो, सॉल्व कर दो, जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा,
कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। अगला सवाल, अगले 2 सवाल और उनको देख लीजिए। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस 150 माइक्रोकुलम तथा माइनस 150 माइक्रोकुलम। तो जाहिर सी बात है वैद्युत द्विध्रुव ही हो गया। क्यों? क्योंकि एक चार्ज है प्लस का जितना उतना ही दूसरा चार्ज है माइनस का, मैग्नीट्यूड सेम नेचर अलग, हो गया ना वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, के 2 आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है यार? 6 सेंटीमीटर है। निरक्षीय रेखा पर इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा बताइए। बहुत अच्छे। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर, है ना। तो एक्चुअल में मुझे इनके निरक्षीय रेखा पर जाना है। निरक्षीय रेखा में जाएंगे तो या तो पॉइंट यहाँ ले लें और या तो पॉइंट यहाँ ले लें, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो नीचे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सपोज यहाँ ले लिया, पॉइंट का नाम रखा P, ठीक है ना। और थोड़ा सा रुकना, कह क्या रहा है? ठीक है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, निरक्षीय रेखा पर इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 4 दे रखी। वही सोच रहे दूरी कहां चली गई? ये दूरी दे रखी सवाल में, कितनी दे रखी है? 4, ठीक है ना। तो ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये टोटल कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बचेगी 3 सेंटीमीटर और ये भी बचेगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि टोटल वैल्यू 6 थी। अब क्या कह रहा है? पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला बोलो क्या होता था? तो आप सभी को याद होगा 9 × 10⁻⁹। याद करो क्या था? याद करो क्या था? तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से, P/R³। P/R³। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अच्छा, अब R कौन सी वैल्यू होती थी? R एक्चुअल में ये वाली वैल्यू होती थी, है ना। याद होगी आपको अच्छे से। अरे इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दिशा आपको अच्छे से याद होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो दिशा तो हम आराम से लिख देंगे इधर, धन से ऋण की ओर, ठीक। अब P की वैल्यू कैसे निकालें? तो P की वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी, बट Q दे रखा है, 12 दे रखा है। तो P इधर पहले निकाल लो, Q इंटू 12। Q की वैल्यू है 150 माइक्रोकुलम इंटू 12 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस सेंटीमीटर को क्या बना लो? मीटर। तो ये हो जाएगा 900, और माइक्रो को क्या लिखते हैं? 10⁻⁻6 और ये -2। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 900 × 10⁻⁻8। ये वैल्यू है P की। R की वैल्यू सवाल में 4 दे रखी है, ठीक है। रख के साल कर दो, उड़ा दो। 9 × 10⁻⁹ इंटू 900 × 10⁻⁸ और R³, अरे 4 का क्यूब, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 64 से इस नंबर पे भाग करो, जो भी आएगा वो उत्तर, ठीक है ना। न्यूटन प्रति कूलम आएगा। दिशा पहले लिख दिए, धन से ऋण की ओर, ठीक। अब लास्ट सवाल एक और देख लीजिए, काम खत्म कीजिए। लास्ट सवाल कह रहा है निम्न चित्र में, तो एक पहला डायग्राम बनाते हैं। ये A है, ये B है, बस इतना ही है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक। यहाँ पे +10 है, यहाँ पे -5 है। +10 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं। निम्न चित्र में बिंदु A तथा B पर क्रमशः +10 माइक्रोकुलम तथा -5 माइक्रोकुलम बिंदु आवेश रखे हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और P यहां पर दे रखा है। और ये भी कह रहा है, डायग्राम में ही दे रखा है, जो P की पहले चार्ज से डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, ठीक है ना। तो P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले वेक्टर लिखना सीखते हैं। प्लस की वजह से बाहर, तो यहां पे बोलो क्या लिखेंगे? EA बाहर हो गया। माइनस की वजह से अंदर, EB अंदर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर आप साफ साफ देख रहे हो तो जो P पर आंसर आएगा EP, वो दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर आएगा। पर क्वेश्चन ये है कि पहचाने कैसे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, EA ज्यादा या EB। तो क्या करो, जब ना कुछ समझ में आए तो EA EB के उत्तर ही निकाल दो, है ना। तो ध्यान से देखो, एक एक के उत्तर लिखते हैं।
तो EA की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, तो EA की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। EA एक्चुअल में बाहर है, तो बाहर किसकी वजह से होगा, प्लस वाले की वजह से। प्लस वाले का जो चार्ज है वो कितना है, 10 गुणे 10 की पावर -6 है। प्लस वाले से P की दूरी बोलो कितनी, तो आप कहेंगे 2 है। क्यों, क्योंकि B से P तक की दूरी 1 मीटर है और ये वाली भी दूरी 1 मीटर है, इसका वाला 2 हो जाएगा, है ना। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 45 गुणे 10 की पावर 3। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये आ गया EA की वैल्यू, है ना, न्यूटन पर कूलम। अब इसी प्रकार किसको निकाल दो, EB को, कम ज्यादा देख लो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। EB की वैल्यू बोलो 9 इंटू 10 टू पावर 9 क्यों बटे आर स्क्वायर। क्यों की वैल्यू है 5 गुणे 10 की पावर -6 और आर स्क्वायर, इस वाले से इस वाले की दूरी बोलो कितनी, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, सॉरी थोड़ा रुक जाइएगा, मिस्टेक हो गई यार, 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, और 4 से इस पर भाग कर दीजिए, क्योंकि वो आर स्क्वायर होता है, फार्मूले में स्क्वायर होता है। तो 4 से इस पर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, है ना। 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 4 22, एक अंक के बाद दशमलव, तो 22.5 गुणे 10 की पावर 9 से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3। ठीक है ना, ये न्यूटन पर कूलम। ठीक, पढ़ा रहने दीजिए, इधर आ जाइए। इसमें क्या करें, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, 9 पना 45 गुणे 10 की पावर 3, 45 गुणे 10 की पावर 3। कोई गड़बड़ तो नहीं करा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये आ गया EB की वैल्यू। अब मुझे तो निकालना है EP एक्चुअल में, तो EP बोलो कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे EP निकालना तो कतई आसान है, बस वेक्टर बड़ा छोटा ही तो देखना है। ये वैल्यू 45 है और ये वैल्यू 22.5 है, इसका मतलब EB ज्यादा है, जो ज्यादा है उसी से घटा दीजिए, EB माइनस EA कर दीजिए। ठीक है ना, EB की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 45 गुणे 10 की पावर 3 माइनस 22.5 गुणे 10 की पावर 3। ये वैल्यू इसकी आधी है, तो फिर आंसर वही वाली वैल्यू आ जाएगा। और घाते घटाने में या जोड़ने में हमेशा कॉमन ही देखी जाती हैं, तो आंसर आ गया EP बराबर 22.5 गुणे 10 की पावर 3। दिशा बोलो किधर आएगी, जिस वेक्टर से घटाएंगे उसी की दिशा, तो P से B की ओर। दिशा बोलो किधर, P से B की ओर। काम खत्म। ठीक, तो टॉप 14 न्यूमेरिकल थे आपके लिए, जो कि वेल सॉल्व किए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट एक वीडियो इसका और आएगा, जिसमें थोड़े और भी टफ वाले न्यूमेरिकल लेंगे, डायग्राम वाले। ठीक है ना, वर्ग वाले से रिलेटेड आते हैं, जिसमें चार्ज एक कोने पे रखा होगा, उस पर फोर्स बता दीजिए, अध्यारोपण का वही सिद्धांत लगाना होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट बता दीजिए कितनी। तो उनके कुछ सवाल रह गए हैं, वो थोड़े बड़े न्यूमेरिकल, तो 5 या 6 न्यूमेरिकल एक वीडियो में लेंगे और अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है, तो इनको कर लीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।